Hello, my dear viewers. I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम मुजफ्फरपुर। अंकुश आईएएस अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानेंगे और जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय चिंतक यानी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं उन सारे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रमुख कृतियाँ, व्यक्ति एवं राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षतावाद एवं सांप्रदायिकता, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व शांति, सारांश, शब्दावली, संदर्भ, ग्रंथ सूची, सहायक उपयोगी सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न। प्रस्तावना। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिज्ञों में से एक थे। नेहरू ने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को गहरे रूप से प्रभावित किया। प्रखर अंतर्राष्ट्रीय वादी होने के बावजूद नेहरू की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की धाराएं परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से मिश्रित है। नेहरू ने सहिष्णुता और संश्लेषण की परंपरा में से समकालीन धर्मनिरपेक्षता के राजनीतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे तथा ये संयुक्त रूप से एक ऐसे मजबूत भारत की नींव रखेंगे जो मानव की महत्ता और उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर आधारित हो और जिसमें गरीबों एवं दलितों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे। वे रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में भारत के ऋतुराज तथा आचार्य नरेंद्र देव के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतीक थे। टेनीसन के अनुसार नेहरू ने न केवल भारत को स्वतंत्र कराया अपितु आने वाले वर्षों में भारत का मार्ग भी निर्धारित किया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल नेहरू और स्वरूपा रानी के यहाँ आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। 16 वर्ष की आयु में वह आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने वकालत परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत आकर वे सार्वजनिक जीवन की दिशा में मुड़े और 1918 में वे कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुन लिए गए। इसके बाद उन्होंने असहयोग से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। सन 1927 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वे 4 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने ही नए भारत के लिए संविधान बनाने से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा। स्वतंत्र भारत के वे पहले प्रधानमंत्री बने और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इसी पद पर रहे। उद्देश्य नेहरू के राष्ट्रवाद के दर्शन को समझ सकेंगे। नेहरू के लोकतंत्र एवं समाजवाद के दर्शन का भारतीय परिस्थितियों में उनका अनुप्रयोग समझ सकेंगे। नेहरू के धर्म एवं सांप्रदायिकता संबंधी विचार को चिन्हित कर सकेंगे। नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद को समझ सकेंगे। प्रमुख कृतियाँ: विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक 1934, आत्मकथा 1936, भारत की एकता 1941, भारत की खोज 1947, टूवर्ड्स फ्रीडम 1941 एवं बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, व्यक्ति एवं राज्य। नेहरू मानव स्वभाव को अच्छा मानने के साथ साथ उसमें स्वार्थ, हिंसा, लोभ, पशुता, विलासिता आदि बुराइयों का अस्तित्व भी मानते हैं और इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए राज्य आवश्यक है। नेहरू की दृष्टि में राज्य व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए आवश्यक है। राज्य की बाध्यकारी शक्ति ही हिंसा,
स्वार्थपरता, घृणा और विद्वेष आदि पर नियंत्रण लगा सकती है। राज्य की बाध्यकारी सत्ता के अभाव में कानूनों का पालन कर की वसूली, व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा आदि संभव नहीं है। कानून अपनी सशस्त्र सेनाओं की सहायता से दूसरों को व्यक्तिगत संपत्ति के प्रयोग से रोकता है। राष्ट्रीय राज्य का अस्तित्व की आक्रामक एवं सुरक्षात्मक हिंसा पर आधारित है। नेहरू इस व्यक्तिवादी धारणा को स्वीकार नहीं करते थे कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। इस संदर्भ में नेहरू कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्रभावित नजर आते हैं। उनके अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र पुलिस कार्य तक सीमित नहीं होता, उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहल करते हुए कार्य करना होता है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उसे विविध कार्यों एवं दायित्वों का निष्पादन करना चाहिए। नेहरू राज्य की उपादेयता को स्वीकार करते हुए उसके माध्यम से सामाजिक हित उपलब्ध कराना चाहते थे। इसी कारण नेहरू ने आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में भी अनेक बुराइयां हैं। इन्हें एक सीमा तक दूर करने के लिए उन्होंने सामुदायिक विकास योजनाओं और पंचायती राज का मार्ग बताया है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया है। वे नौकरशाही के तानाशाही या अफसरशाही के दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहते थे। राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। नागरिकों के कतिपय मूलभूत अधिकार होने चाहिए और उन्हें अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए। नेहरू के दर्शन में राज्य एवं व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे के साथ एवं साधन है। उनमें अन्योन्याश्रय संबंध है। यदि राज्य व्यक्ति को अपनी इच्छा या शक्ति का साधन नहीं बना सकता तो व्यक्ति भी राज्य को अपनी स्वार्थ पूर्ति या लालसा का उपकरण मात्र नहीं बना सकता है। राज्य एवं व्यक्ति दोनों मिलकर एक यौगिक इकाई का निर्माण करते हैं। राष्ट्रवाद। नेहरू एक महान राष्ट्रवादी थे, किंतु उन्होंने राष्ट्रवाद के किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। उनके लेख भारत की एकता में प्रकट होता है कि वे भारत की आधारभूत एकता की वास्तविकता में विश्वास करते थे। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष को ही अपनाया है। उसके अनुसार राष्ट्रवाद मूलतः अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में भारत के अतीत, वर्तमान तथा भावी आकांक्षाओं को समन्वित किया है, किंतु वे अतीत के प्रति मोहान्ध नहीं थे। उनका अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद पर आधारित था। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। वे कहते हैं कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम और प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारतवर्ष के लिए जिसके पास अतीत एक धरोहर है, उसके लिए यह बात और भी अधिक सही है। वे स्वीकार करते थे कि अंक या अगणित विधाओं के बावजूद भारत के संपूर्ण इतिहास में एकता देखने को मिलती है। उन्हें सांस्कृतिक बहुलवाद तथा समन्वय की धारणा से भी प्रेरणा मिली थी। उन पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित समन्वयात्मक सार्वभौमवाद का प्रभाव पड़ा था। उनके लिए राष्ट्रवाद वास्तव में आत्मविस्तार का ही एक रूप है। उन्होंने लिखा है, राष्ट्रवाद तत्वतः अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है और राष्ट्रवाद जितना शक्तिशाली आज है उतना कभी नहीं था। अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं के आधार पर ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली तथा भारतीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। यही कारण है कि वे औपनिवेशिक स्वराज के समर्थक
नहीं बने और उन्होंने सन 1929 में ही पूर्ण स्वाधीनता को स्वतंत्रता संग्राम एवं कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। वे भारतीय स्वाधीनता को अन्य सभी विपदाओं, कठिनाइयों और प्रगति की अनिवार्य शर्त मानते थे। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में खुलापन अर्थात पूर्व और पश्चिम की विशेषताओं का स्वागत किया। उनकी राष्ट्रीयता अखिल भारतीय थी। दूसरे शब्दों में नेहरू के राष्ट्रवाद में विविधता में एकता पाई जाती है। वे भारतवर्ष की मूलभूत एकता में विश्वास रखते थे। वे उदार राष्ट्रवाद के समर्थक या संपर्क में थे। वे ब्रिटिश उदारवाद एवं फेबियन वाद से प्रभावित होने के कारण कभी उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं बने और उन्होंने सदैव अन्य राष्ट्रों के महत्व को स्वीकार किया। वे अन्य देशों की संस्कृति तथा सभ्यताओं के योगदान का स्वागत करते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र द्वारा दूसरे देशों पर अपनी श्रेष्ठता या आधिपत्य स्थापित करने की कल्पना नहीं की थी। नेहरू ने भारत को ऐसी प्रवृत्तियों से बचने की सलाह दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के मार्ग का समर्थन किया। लोकतंत्र। जवाहरलाल नेहरू को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार में पूर्ण आस्था थी। भारतीय लोकतंत्र और नेहरू को पर्यायवाची माना जाता है। वे लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानते थे। उनकी धारणा थी कि भारत तथा विश्व में राजा महाराजाओं या सामंतों के दिन लाए गए थे। साम्यवादी या अन्य कोई अधिनायकवादी शासन भी उन्हें अस्वीकार्य था। व्यवहार में लोकतंत्र में अनेक कमियां हैं, फिर भी वह अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इसके द्वारा समाज तथा व्यक्ति के जीवन में स्थायी और ऐच्छिक आधारों पर परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। वयस्क मताधिकार। चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालनता द्वारा सरकार को बदलने अधिकार। व्यक्ति एवं समूहों को सीमित स्वतंत्रताएं और परस्पर पूरकर्ता समानता, विधि का शासन आदि। इस व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक रूप में दुर्बल वर्गों को आधिकारिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसमें सभी वर्गों को राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी प्राप्त हो सकेगी। लोकतंत्र के विषय में नेहरू की धारणा बड़ी गतिशील और व्यापक थी। वे लोकतंत्र को निरंतर और गत्यात्मक मानते थे। वे केवल मताधिकार तक सीमित लोकतंत्र को आर्थिक समानता की ओर ले जाना चाहते थे। सबको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था को साथ लेकर लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता है। आर्थिक असमानताएं, गरीबी, शोषण तथा एकाधिकार समाज को दो टुकड़ों में विखंडित कर देते हैं और ऐसी अवस्था में लोकतंत्र धनतंत्र बन जाता है। ऐसा होने पर ही राज्य लोक कल्याण के आदर्श को अपना सकता है। लोकतंत्र का स्वरूप राजनीति के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक भी होता है। लोकतंत्र व्यापक समाज तक प्रभावी होना चाहिए। इस अर्थ में वहाँ जातिवाद, स्त्री पुरुष विभेद, छुआछूत, शहर ग्राम आदि दोष नहीं होने चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में लोकतंत्र लाने का माध्यम होता है। राजनीतिक लोकतंत्र उन लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग है, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है। नेहरू के लिए लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, सोचने का ढंग है, परिस्थितियों से निपटने का तरीका है तथा उन बातों को सहन करने का रास्ता है जिसे हम कई बार पसंद नहीं करते हैं। लोकतंत्र आत्मानुशासन होता है तथा शांतिमय उपायों से काम किया जाता है।
नेहरू द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्रात्मक मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। वस्तुतः लोकतंत्र कतिपय मूल्यों, मान्यताओं और नैतिक मानदंडों का पुंज है। नेहरू लोकतंत्र को समाज का आत्मानुशासन मानते थे। ऐसा आत्मानुशासन समुचित शिक्षा व्यवस्था से ही आ सकता है। समुचित संवैधानिक उपायों से अपनी मांगों, मनवाई तथा निर्णयों तथा व्यवस्थाओं में फेरबदल करवाया जा सकता है। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसे आंदोलनों के लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में भी वे संसदीय शासन प्रणाली को अधिक उपयुक्त मानते थे। उसमें वाद विवाद द्वारा निर्णय, जनमत, संवेदनशील प्रशासन, जनप्रतिनिधित्व आदि को प्रमुखता मिल जाती है। इसे उन्होंने बहस, वार्तालाप तथा असहमति के माध्यम से निर्णय को स्वीकृत करने वाली तथा अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण माना है। यह शांति एवं युद्धकाल दोनों में उपयोगी है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए वयस्क मताधिकार का होना आवश्यक है। शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। विधि का शासन तथा नागरिक अधिकारों की मान्यता लोकतंत्र की पूर्व शर्तें हैं। धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता। नेहरू की धर्म विषयक धारणा सरल और सुबोध नहीं थी। वे एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में विश्वास तो करते थे, परंतु वे उसका साक्षात्कार करने या उसके साथ एकाकार होने में विश्वास नहीं करते थे। वे धर्म और ईश्वर को उनके वास्तविक अर्थों में ग्रहण करते थे। धर्म और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। उनकी आस्था मानवतावादी धर्म के प्रति थी। वे धर्म को सामाजिक हितों के संवर्धन का एक महान उपकरण मानते थे। धर्म मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। यदि धर्म ऐसा नहीं होता तो लाखों लोग उसे नहीं अपनाते और वह सामाजिक शक्ति के रूप में उत्पन्न नहीं होता। वह असंख्य लोगों को शांति और सहारा देता है। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के वास्तविक प्रणेता थे। वे किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे तथा सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव। उनकी धर्मनिरपेक्षता का मूलाधार था मानव व्यक्तित्व एवं नैतिकता में विश्वास, लोकतंत्र में आस्था, सत्यबोध के प्रति जिज्ञासा एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। नेहरू का राष्ट्रवाद भी पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने तिलक घोष, बिपिन चंद्र पाल आदि की धार्मिक राष्ट्रवाद की संकल्पना को नहीं स्वीकारा है। वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा तो चाहते थे, किंतु वे बहुसंख्यकों के धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण करने की बात के पूर्ण विरोधी थे। अपने मार्क्सवादी विचारों के अंतर्गत नेहरू ने सांप्रदायिकता को एक मिथक अभिकल्पना माना। उनके अनुसार वास्तविक समस्या मध्यम वर्ग, विशेषतः मुस्लिम मध्यम वर्ग में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी से संबंध है, न कि धर्म से। धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता अपने अपने समूहों के रोजगार, नौकरियों, पदों, व्यापारिक सुविधाओं आदि के लिए लड़ती है। इसके लिए विभिन्न समुदाय या धार्मिक समूह सांप्रदायिक भय, अपनी असुरक्षा या धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का खुद खड़ा करते हैं। इसे ही नेहरू ने सांप्रदायिकता का मिथ कहा है। इस भूत या समस्या का वास्तविक विद्वान आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता में निहित है, जिसे राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के साथ ही सांप्रदायिकता की समस्या भी हल हो जाएगी। समाजवाद। यद्यपि नेहरू का दर्शन उदारवादी है, किंतु आर्थिक क्षेत्र में वे समाजवाद से प्रभावित थे। उनका समाजवादी दृष्टिकोण मार्क्सवादी एवं उदारवाद का सम्मिश्रण था। सन 1928 में उन्होंने सोवियत
रशिया पुस्तक लिखी और बताया कि आज विश्व को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान ढूंढ निकालने में रूस का उदाहरण से सहायता मिल सकती है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कार्ल मार्क्स के चिंतन के प्रभाव को स्वीकार किया है। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें मार्क्स से प्रभावित समाजवादी बताया। उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन को पूर्व और अंतिम नहीं माना और बदलती हुई परिस्थितियों और नई खोजों के संदर्भ में संशोधन के योग्य माना। वे मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष एवं हिंसात्मक क्रांति को आवश्यक नहीं मानते थे। मार्क्स लोकतंत्र का विरोध करता है, किंतु नेहरू कट्टर लोकतंत्रवादी थे। उन्हें मार्क्स का राज्य विहीन समाज का विचार भी अव्यावहारिक लगता था, लेकिन वे एक समाजवादी थे जो भारतीय परिस्थितियों में समाजवाद को आरोपित करते हैं। सन 1929 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। यदि भारत को अपनी निर्धनता व असमानता को समाप्त करनी है तो उसे अपने ढंग से समाजवाद और लोकतंत्र को अपनाना पड़ेगा। 1936 में उन्होंने कहा कि मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही हल है और वह है समाजवाद। यह जिंदगी का दर्शन शास्त्र है। मैं समाजवाद के सिवाय और दूसरा रास्ता नहीं देखता जो गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से हिंदुस्तान के लोगों को छुटकारा दिला सके। वे लोकतांत्रिक समाजवादी थे। नेहरू राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के पक्षपात नेहरू ने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को भारतीय संविधान की सभी प्रमुख धाराओं में स्थान दिया। सन 1954 में भारतीय संसद में एक प्रस्ताव के द्वारा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भारत में समाजवादी ढंग की व्यवस्था लाने का बताया गया है। भारत में समाजवाद लाने तथा लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में राजा महाराजाओं का अंत, जमींदारी, उनमें प्रमुख उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा योजनाओं में निरंतर बढ़ता सार्वजनिक क्षेत्र आदि कदम प्रमुख है। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को और भी आगे बढ़ाने के लिए सन 1956 में नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में न्यायोचित साधनों द्वारा समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित कराया। वस्तुतः वे समाजवाद के आधार पर लोकतंत्र का तथा लोकतंत्र राजनीति आधार से समाजवाद को समृद्ध करने में लगे रहे। मैं स्पष्ट यह स्वीकार करता हूँ कि मैं एक समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ। उनका समाजवाद रूढ़िगत और हिंसात्मक न होकर उदार और व्यवहारिक था। उन्हीं के शब्दों में समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अलावा कुछ और है। यह एक जीवन दर्शन है और इसी कारण यह मुझे प्रिय है। अंतर्राष्ट्रवाद एवं विश्व शांति। नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयवाद थे और उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद का पूरक एवं सहायक था। वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सभी देश स्वतंत्र हो और उन्हें समाज या समान समझा जाए तथा कोई किसी दूसरे का शोषण नहीं करे। उस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं हो सकता। वे आजीवन विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम पर जोर देते रहे। नेहरू ने सभी राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और प्रगति का समर्थन किया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) तथा उसके चार्टर के प्रबल समर्थक थे। वे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांति में उपायों एवं बातचीत के माध्यम से करना चाहते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के निर्माण एवं विकास में बड़ी सहायता की। वे गांधी जी के विचारों के अनुरूप विश्व राज्य के आदर्श में
विश्वास करते थे। संयुक्त राष्ट्र को व्यापक बनाकर नेहरू के अनुसार उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू ने एशिया के देशों को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने के लिए अनेक बार सम्मेलन किए और उन्हें उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए संगठित किया। इसी प्रकार से वे दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। वे चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका के देश संगठित हो तथा साम्राज्यवाद एवं शीत युद्ध के शिकार न बने। स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत के लिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का निर्माण किया। नेहरू ने परराष्ट्र नीति ने गुटनिरपेक्ष की जो नीति अपनाई उसके 3 आधारभूत सैद्धांतिक कारण हैं। पहला, भारत एक नवोदित राष्ट्र है, उसे अपनी शक्ति आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों में जुटानी है। दूसरा, उनका एक ऐतिहासिक आधार भी रहा है। अपने संपूर्ण इतिहास में भारत ने शांति की नीति का अनुसरण किया है। बुद्ध और गांधी इस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता भारत के उस आदर्श की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो सबके लिए शांति और संभावना का संदेश देता रहा है। तीसरे, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति की अपेक्षा के आधार पर गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया जाता है। नेहरू की गुटनिरपेक्ष की नीति सक्रिय और गतिशील थी। इसने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में स्वयं को उपयोगी तथा संगतिपूर्ण बनाए रखा है। गुटनिरपेक्षता की नीति को बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हितों का पालन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेहरू नैतिक मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते थे। 1954 में नेहरू तथा चाउ इन लाई ने अपने एक संयुक्त वक्तव्य में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। इस प्रकार नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत मैकियावेलीवाद तथा शक्ति राजनीति की अस्वीकृति पर आधारित है। उनका उद्देश्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से बल प्रयोग को पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया जा सके तो उसे न्यूनतम अवश्य किया जाए। सारांश। पट्टाभी सीतारामैया ने सन 1942 में नेहरू के विषय में लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ है, न कि कोई संत अथवा दार्शनिक। वे विश्व की अच्छी वस्तुओं से प्रेम करते हैं, फिर भी वे कर्तव्य के स्थान पर सुख अथवा देश के स्थान पर स्वयं को रखना कदापि स्वीकार नहीं करते। आइंस्टीन ने उन्हें आने वाले कल का प्रधानमंत्री बताया है। आधुनिक विश्व में एक दार्शनिक एवं राजनेता का अद्भुत संयोग जवाहरलाल नेहरू में देखने को मिलता है। नेहरू के राजनीतिक विचार की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वह निरंतर चलती रही थी। उसमें प्रवाहमानता थी। नेहरू के विचारों में परिवर्तन न केवल इस बात से प्रभावित हुआ कि उन्होंने बदलती परिस्थितियों के फलस्वरूप विकास को स्वाभाविक माना, बल्कि इस बात में भी कि उनमें लगनों और बाह्य प्रभावों के सामने कुछ झुक जाने की प्रवृत्ति थी। जब नेहरू ने भारत सरकार का नेतृत्व किया तो उन्होंने वह राजनीतिक लचीलापन प्रदर्शित किया जो व्यवहारिकतावादी स्वरूप का था। शब्दावली। समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के अधीन करता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ जहाँ एक ओर
पूरी वसुधा अर्थात हमारी पृथ्वी हमको एक परिवार के रूप में बोध देती है, वही भावनात्मक रूप से मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों के प्रभाव को विस्तृत करने की बात करता है। संदर्भ ग्रंथ सूची आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन डॉक्टर बीपी वर्मा, भारतीय राजनीतिक चिंतक यश पांडे, सहायक उपयोगी सामग्री विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू, द मेकिंग ऑफ इंडिया एम.जे. अकबर। निबंधात्मक प्रश्न, नेहरू के समाजवाद के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आगे की क्लास में अब हम लोग देखेंगे आचार्य विनोबा भावे के। तो आज हम लोग इतना ही पे इसके